हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था नर्वस मैकेनिज्म और आज देखेंगे हम केमिकल मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो केमिकल मैकेनिज्म है कैसे वर्क करता है ये हम देखने वाले हैं आज। ये जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो ट्राई करते हैं टू मेंटेन कांस्टेंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन CO2 एंड H प्लस इन आर्टेरियल ब्लड। बिकॉज अगर ये फ्लक्चुएट हो जाएगी तो क्या करेगी, हमारे ब्रीदिंग रेट पर अफेक्ट करेगी। बिकॉज हमारा जो ब्रीदिंग रेट जो होता है वो डिपेंड होता है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेदर देन दी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये जो केमिकल कंट्रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन का, ये केमो रिसेप्टर की वजह से होता है जो हमारे बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, जो हमारे ब्रेन में और हार्ट की एओर्टिक बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। ये दो टाइप के केमोरिसेप्टर होते हैं। जो फर्स्ट होता है सेंट्रल केमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। ये जो सेंट्रल केमोरिसेप्टर होता है इसे हम मेडुलरी केमोरिसेप्टर भी कहते हैं बिकॉज इट प्रेजेंट इन दी ब्रेन स्टेम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारा ब्रेन स्टेम, ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है जहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं जिसमें पॉन्स एंड मेडुला आते हैं, और ये जो रिसेप्टर होते हैं मेडुला एब्लोंगेटा पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे मेडुलरी रिसेप्टर कहते हैं जो हमारे ब्रेन स्टेम में होता है। ओके, और ये मोर सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं। तो चलिए देखते क्या होता है इसमें। ये हमारा ब्रेन है, सॉरी ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, यहाँ पे पॉन्स एंड मेडुला है। मेडुला में क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो इंस्पिरेशन के लिए होता है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए होता है। और ये रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो है मेडुला एब्लोंगेटा पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरी निकल है और इसमें दिखाया मैंने। यहाँ पे अगर हमारा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड में रहेगा, वो क्या करेगा, ब्लड से बाहर, ब्लड कैपिलरी से बाहर आके सेरिब्रल फाइनल फ्लूइड में नहीं आ पाएगा बिकॉज ये चार्ज आयन है, दे कैन नॉट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर हमारे ब्लड में CO2 क्या लेवल बढ़ जाता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये CO2 जो होता है वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आ जाएगा और वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा, और फिर से ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होके H प्लस आयन एंड HCO3 माइनस दैट इज बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन के पास होता है, ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ये जो केमो रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, H प्लस आयन को सेंस करेंगे जो मेडुला पे प्रेजेंट है। मेडुला में हमारे दो ग्रुप होते हैं, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अगर ये इसको सेंस करते हैं तो क्या करेंगे, इसका सिग्नल डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जाएगा जहाँ से हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग होती है और इंस्पिरेशन करते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की वजह से। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करेगा, इसको यहाँ से सिग्नल जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से रैम्प सिग्नल छोड़ेगा जो हमारे असेसरी मसल और डायफ्रागम को मिलेगा और हमारा वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। तो ये था सेंट्रल केमोरिसेप्टर। तो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर कैसे वर्क करते हैं, ये जो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज में, जो हमारे हार्ट के ऊपर होती है अवार्टा उसमें। ओके, and they are more sensitive toward low PO2 and low H plus ion concentration and also sensitive toward the high PCO2। जब हमारे ये जो एओर्टिक बॉडी है, जो मेन एओर्टा है, वहाँ से बाइफर्केट हो जाती है, कैरोटिड बॉडीज बन जाती है। और ये जो एओर्टिक बॉडी है यहाँ पे क्या होते हैं, टाइप 1 सेल होते हैं, ग्लोमस सेल कहते हैं हम जिससे। और ये क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड लो PO2। ओके, जब हमारे हार्ट में ब्लड आएगा जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तब जब वो ब्लड एवोर्टा में जाएगा तब ये एवोर्टिक बॉडीज में जो ग्लोमस सेल है तो वो क्या करेगी, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को सेंस करेगी।
और ये जब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को सेंस करेगी तो ये यहाँ से जो नर्व्स निकलती है हमारे ब्रेन स्टेम तक, जो मेडुला में जाती है, और वहाँ कहाँ पे जाती है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जाती है। वो वहाँ पर क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी। लेकिन कैसे भेजेगी, जो ये एवोर्टिक बॉडी है उसमें टाइप 1 ग्लोमस सेल है, और उसका बाइफर्केशन होकर यहाँ पे कैरोटिस बॉडी बनी है, और उसमें भी वो सेल्स है, ग्लोमस सेल। जो यहाँ से निकली है नर्व एवोर्टिक बॉडी से, उसे वेगस नर्व कहते हैं, जो हमारी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तक जाती है। और जो कैरोटिड बॉडी से निकलती है नर्व, वो ग्लासोफेरेंजियल नर्व होती है, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पर जाती है। जब हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, और उसके अपोजिट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, ब्लड जब हमारे हार्ट में आएगा तो अब एवोर्टिक तो एट्रियल से क्या कहाँ तक आएगा, सॉरी वेंट्रिकल में आएगा। जब एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से कहाँ आएगा, हमारे एवोर्टा में आएगा। तो एवोर्टा में आएगा तो ये जो एवोर्टा में जो मेन एवोर्टा होती है वहाँ पर ये एवोर्टिक बॉडीज होती है, और उसका बाइफर्केशन हो जाने के बाद जो कैरोटिड बॉडीज बनती है, उसमें जो है ग्लोमस सेल है टाइप 1 सेल, वो क्या करती है, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करती है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो इस सेल्स क्या करते हैं, नर्व एक सिग्नल भेजती है, न्यूरोनल सिग्नल, जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर में जाता है, जहाँ पे मेडुला होता है और पॉन्स होते हैं। ये मेडुला में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जहाँ पे होता है वहाँ पर ये इसको न्यूरोनल सिग्नल भेजती है। जब ये न्यूरोनल सिग्नल यहाँ जाता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और क्या करता है, ये रैम्प सिग्नल छोड़ता है फॉर दी 2 सेकंड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रैम्प सिग्नल 2 सेकंड का होता है, और वो कहाँ जाता है, हमारे एसेसरी मसल जो रिब में प्रेजेंट होते हैं, और जो मसल्स हमारे डायफ्रागम में होते हैं, वहाँ जब जो सिग्नल जाएगा तो क्या करेंगे, हमारे रिब्स के मसल्स, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, और हमारा डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, इंस्पिरेशन होता है। तो ऐसे क्या हो जाता है, बोथ केसेस में क्या होता है, हमारा वेंटिलेशन बढ़ता है। तो ये था केमिकल मैकेनिज्म फॉर द कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक